प्लीज म्यूट योर माइक्स। तो क्या हुआ, अब जो अलायंसेस थे, जो गुट थे, जो दोनों गुट थे, उनमें से क्या हो गया, गुटों के अंदर जो साथी थे उनमें भी क्या होने लगा, उनमें भी क्या था कि अब थोड़े से अनबन होने शुरू हो गई। जैसे कि कम्युनिस्ट चाइना और यूएसएसआर के अंदर क्या हो गया, पहले तो ये एक थे अलायंस थे, साथी था, अब इनमें कुछ अनबन शुरू हो गया। और एक अनबन शुरू हुई एक टेरिटोरियल पार्ट को लेकर के, एक भूभाग को पार्ट को लेकर के, उसके ऊपर उसके साथ उसके ऊपर उस पार्ट के लिए इन दोनों ने क्या किया, एक छोटा युद्ध भी दोनों देशों के बीच में हुआ। यानी कि जो अलायंस थे पहले, जो पक्के साथी हुआ करते थे, अब उनके अंदर भी क्या थोड़ी थोड़ी अनबन होनी शुरू हो गई। और इसी दरमियान, इसी पीरियड के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना घटी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, दैट इज़ नाम, जिसका होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है नाम, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। तो इस आंदोलन में क्या था, जो फ्रीली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनको गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। इस आंदोलन ने जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उनको इन गुटों से अलग रहने का मौका दिया। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? यूज चैट ऑप्शन टू से येस और नो। ओके, नाउ वी मूव अहेड। अब आगे चलते हैं अपन। यू मे आस्क वाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलायंस एट ऑल। अब अपन ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो ऑलरेडी पावरफुल थी, फिर इनको अपने अपने गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa, and even in Europe, was no match to that of the superpowers. Yet the smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to. Means, अब ये जो महाशक्तियाँ थी, इनको अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इनके पास परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बल पर ये महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थीं कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश यानी कि बहुत सारे छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। यानी कि दुनिया के बहुत सारे देश भी मिल जाएं तो भी इनकी शक्तियों का वो मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बाद भी इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये अपना गुट बनाए? इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश इन महाशक्तियों के बड़े काम के थे। ये जो छोटे छोटे देश जो थे, गुट थे, ये इन महाशक्तियों के बड़े काम के थे। हालांकि इनका कोई मैच नहीं था इन सुपर पावर्स के साथ में। स्विच ऑफ योर माइक। हालांकि इनका कोई मैच नहीं था इन सुपर पावर्स के सामने, क्योंकि सुपर पावर्स के पास इतनी शक्ति थी कि ये छोटी छोटे देश भी आपस में एक साथ मिल जाए तो भी वो उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। बट इन छोटे छोटे देशों को वो अपने गुटों में इसलिए शामिल करना चाहती थी क्योंकि क्या बेनिफिट थे देखते हैं। वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, territory from where the superpowers could launch their weapons and troops, locations from where they could spy on each other, and economic support in that many small allies together could help pay for military expenses.
They were also important for ideological reasons. The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than the socialism and communism or वाइस वर्सा ना। अब देखते हैं कि ये छोटे देश इन गुटों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इनको उनसे वाइटल रिसोर्सेज मीन्स महत्वपूर्ण संसाधन मिलते थे, जैसे तेल हो गया और मिनरल्स हो गए, खनिज जिनको अपन बोलते हैं। तो छोटे देशों से सबसे पहले तो इनको ये चीज़ें मिलती थी। सेकंड, टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, यानी कि टेरिटरी यानी कि भूमि, वो एरिया मिल जाता था, भूमि क्षेत्र मिल जाता था जहाँ से ये महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। वहाँ पे ये अपने वेपन लगा सकते हैं, अपनी सेना को वहाँ पे रख सकें। थर्ड, लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, और फिर सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें, इसलिए ये छोटे छोटे देश इम्पॉर्टेंट थे। एंड डी, इकोनॉमिक सपोर्ट in that many small allies together could help pay for military expenses। आर्थिक मदद, इकोनॉमिक सपोर्ट, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च यानी कि आर्मी एक्सपेंसेस वहन करने में मददगार हो सकते थे। यानी कि छोटे देश, जो गरीब देश थे, वो अपनी सेना के ऊपर क्या कर सकते थे, खर्चा कर सकते थे। उनको क्या दी जाती थी, आर्थिक मदद यानी कि इकोनॉमिक सपोर्ट उनको दिया जाता। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे, और यही ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को इन महाशक्तियों के लिए, इन सुपर पावर्स के लिए क्या कर देते थे, बहुत इम्पोर्टेंट बना देते थे। और ख़ासकर से विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। अब विचारधारा, आइडियोलॉजी अपन ने पढ़ी, आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी अपनी आइडियोलॉजीज दुनिया के अंदर चलाना चाहती थी, तो उसके हिसाब से भी ये छोटे देश इम्पॉर्टेंट थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से ये संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रहे हैं। मीन्स दे वर इम्पॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन। द लॉयल्टी ऑफ अलाइज, यानी कि विचारधारा के कारण, ये निष्ठा से ये संकेत, लॉयल्टी से जो छोटे देश जो लॉयल थे, यानी कि जो बहुत फेथफुल थे इन सुपर पावर्स के, उनसे ये पता लगता था कि ये सुपर पावर्स जो हैं अपनी विचारधारा भी उन देशों के ऊपर थोप रहे हैं और अपनी विचारधारा भी उन देशों में चला रहे हैं, और वो देश भी क्या है, इन सुपर पावर की विचारधाराओं से सहमत है। दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, अब कई छोटे देशों के अंदर तो लिबरल एंड डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म जो अपन ने यूएसए वाला देखा, और दूसरी तरफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजी जो अपन ने सोवियत रूस में देखी। अब सोवियत रूस की आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। दूसरी तरफ यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, यूएसए की विचारधारा क्या थी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। तो क्या था कि ये इस विचारधारा को फैलाना चाह रहे थे कि दुनिया जो है वो हमारी विचारधारा से चले। तो ये अपने अपने गुटों के अंदर भी इस तरह की विचारधारा चलाना चाहते थे, जिससे कि इनकी आइडियोलॉजी दुनिया में ज़्यादा चले और देश इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर चले। गॉट इट, समझ में आ गया? यूज चैट ऑप्शन फॉर येस और नो। समझ में आ गया सारे पॉइंट्स? समझ में आ गया पूरा पैराग्राफ? ओके सलोनी, ओके। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस। अब ये देखिए बेटा, अब आपके जो यहाँ पे जो अब आपके क्वेश्चंस आएंगे 12th के अंदर, एक्सप्लेन अगेन वंस अगेन। ओके प्रीवी, आई विल एक्सप्लेन। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पैसेज भी आएंगे और कार्टून पिक्चर्स भी आएंगी, उसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे।
जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, मैप्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, और साथ में पैसेज भी आएंगे। तो एक बात का ध्यान रखना, मैं ये जो आपको पढ़ाया है इसको मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू मे आस्क वाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी allies at all. After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of the superpowers. Yet the smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to. Means अपना ये सवाल या अपन ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर इन महाशक्तियों को, इन सुपर पावर्स को गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते ये महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थीं कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के छोटे देश भी, अगर ये सब छोटे छोटे देश भी सब आपस में मिल जाए तो ये इन महाशक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये उनकी कुछ भी हानि नहीं या कुछ भी लॉस नहीं कर सकती थी उन सुपर पावर्स का। अगर ये छोटे छोटे देश भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मिल जाए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये सुपर पावर्स इतनी पावरफुल थी। उसके बाद भी इनको गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखते हैं क्यों गुट बनाने की ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट, इनको इन छोटे देशों से क्या चीज़ मिलती थी? वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, तेल और खनिज, जो कि बहुत ज़रूरी है मैं किसी भी देश के लिए। वो ये महत्वपूर्ण संसाधन उनको इन छोटे देशों से मिल जाते थे। फिर उनको उनका एरिया मिल जाता था उन छोटे देशों का, जहाँ से वो क्या कर सकते थे? अपने हथियार और सेनाओं का संचालन कर सकते थे। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। नंबर थर्ड या सी पार्ट, सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी। एंड नंबर फोर, जब ये सारी चीज़ करते थे तो छोटे गुटों को क्या मिल जाता था? आर्थिक मदद मिल जाती थी, इकोनॉमिक हेल्प मिल जाती थी। स्मॉल देशेस, स्मॉल कंट्रीज़ को क्या मिल जाती थी? इकोनॉमिक हेल्प मिल जाती थी, जिससे कि ये जो स्मॉल कंट्रीज़ है ये अपने सेना के ऊपर उस इकोनॉमिक एड का यूज़ कर पाती थी। ना ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते, और यही कारण थे कि ये छोटे छोटे देश जो थे ये महाशक्तियों के लिए, सुपर पावर्स के लिए बहुत ज़रूरी थे। विचारधारा के कारण भी, आइडियोलॉजी के कारण भी, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स क्या चाहते थे कि दुनिया के अंदर हमारी विचारधारा चले। जैसे अमेरिका की विचारधारा थी लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ सोवियत रूस की जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, वो थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो दोनों ही ये चाहते थे कि हमारी विचारधारा दुनिया में चले, हमारे सैन्य ठिकाने रहें, हम वहाँ पर हथियार लगा सकें, एक दूसरे की जासूसी कर सकें। सो इसलिए क्या थे, छोटे छोटे देश जो थे वो क्या थे? महाशक्तियों के लिए, सुपर पावर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और इसीलिए क्या है, ये सुपर पावर्स क्या थी? उनको अपना अलायंस बनाना चाहती थी, अपने गुट में रखना चाहती थी। गॉट इट नाउ? अब समझ में आ गया? यूज चैट ऑप्शन। क्लियर? ओके, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। Write down the question. What is Warsaw? WARSAW. What is Warsaw Pact? PACT. What is Warsaw Pact? Warsaw Pact क्या है? Written. Write down. Next question, question number 2. Why was the
Why was the Warsaw Pact, PACT? Why? Okay, I am repeating the first question again. What is Warsaw? WARSAW. What is Warsaw Pact, PACT? Next question. Why was the Warsaw, WARSAW, Warsaw Pact, PACT, Pact called the... Okay, I will repeat the question. Saloni, I will repeat the question. Let me first complete question number 2. Why was the Warsaw Pact called the inverted comma Eastern Alliance? Why? Beta Anushka, you just change your place. If there is a problem in a voice, you just change your place. Why was the Warsaw Pact called the... इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसमें लिखेंगे ईस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. So I am repeating the question. Question number 1. What is Warsaw Pact? Warsaw Pact क्या है? WARSAW, Warsaw Pact. What is Warsaw Pact? Warsaw Pact क्या है? Then question number 2. Why was the Warsaw Pact called the Eastern Alliance? Why was the Warsaw Pact called the Eastern Alliance? ALLIANCE. Got it? Got it? Clear? Beta, you write your answer in the register and I will check your register. I will give you the site. I will give you on that site. You will send your work to me and I will check it and I will send it to you back. But it will be done later on. First we will complete the chapter. Okay. Now we will continue. We will move on to the next topic, that is arenas of the Cold War. So first, before starting the topic, we must understand the heading. Arenas of the Cold War. Arenas का क्या होता है? आपने देखा है ना, WWF देखते हैं, वो रिंग देखते हैं जहाँ पे वो जो रेसलर्स होते हैं उस रिंग के अंदर लड़ाई करते हैं. उसको अगर अपन हिंदी में बोलें तो अगर अपन हिंदी में जहाँ कुश्ती लड़ाई लड़ी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं हिंदी के अंदर. एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर. तो एरिनास क्या होता है? एरिना का मतलब होता है अखाड़ा, जहाँ पे आपने रेसलर्स होते हैं, कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एक एरिनास बोला जाता है. और एरिना का मतलब होता है अखाड़ा. तो एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर. तो अपन ने क्या क्या देखा? द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट वी बिगेन this chapter which was only one of the several crises that occurred during the Cold War. तो अपन ने जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पढ़ा था चैप्टर के शुरू के अंदर, ये क्या था? ये क्या था कि एक क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी वह इनमें से एक था. अभी तो बहुत सारे क्राइसिस हुए थे, बट ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कोल्ड वॉर का एक क्राइसिस था, यानी कि एक संकट था कोल्ड वॉर का. उनमें से संकट कई हुए थे. द कोल्ड वॉर
also led to several shooting wars, but it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. तो लेकिन यह ध्यान देने की बात यह है कि ये जो क्राइसिस हुए और जो दूसरे संकट आए, इनमें लड़ाइयाँ तो हुई, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हुई, बट क्या है कि इन संकट की से ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ जिससे कि वर्ल्ड वॉर हो गया हो. द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस इन कोरिया 1952-53, बर्लिन 1958-62, द कॉन्गो in the early 1960s and in other several places. So दोनों महाशक्तियाँ कोरिया के अंदर 1950-53 के अंदर, बर्लिन के अंदर 1952-1962 के अंदर, कॉन्गो में 1962 के दशक की शुरुआत में, और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे क्या हो गए, सीधे सीधे लड़ाई की स्थिति में आ चुके थे. यहाँ पे वॉर चल रही थी और जो ये छोटी वॉर चल रही थी, इन छोटी वॉर की वजह से ये दो सुपर पावर्स यहाँ पे क्या बिल्कुल आमने सामने आकर के खड़े हो चुके थे वॉर के लिए, इन छोटी लड़ाइयों की वजह से. क्राइसिस डीपेंड एज नाइदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन. अब संकट और गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार ना था. अब इन जो छोटे देशों के पीछे जो ये महाशक्तियाँ थी, ये महाशक्तियाँ जब आमने सामने खड़ी हो गई तो ये क्राइसिस, ये संकट और ज़्यादा गहरा हो गया जब वो दोनों ही महाशक्तियाँ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुई कि नहीं अब तो वॉर होके रहेगा, जो होगा वो देखा जाएगा. When we talk about arenas of the Cold War, we refer therefore to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance systems but did not cross certain limit. तो जब हम कोल्ड वॉर के दायरों की यानी कि एरिना के बात करते हैं तो हमारा मतलब उन एरियाज से होता है जहां विरोधी खेमों में जो देश बटे हुए हैं के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या उनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी. तो अपन ने देखा कि किस तरह से संकट आए, लड़ाई के अवसर भी बने, बिल्कुल दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने बनी, लेकिन बातें किसी एक हद से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाई, यानी कि लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाए. एक लिमिट होती है कि भाई जब एक सैन्य शक्ति होती है तो उस सैन्य शक्ति तक ही सीमित रहे, उससे आगे क्रॉस नहीं कर पाए. अगर उससे आगे लिमिट क्रॉस कर जाते दोनों ही महाशक्तियाँ तो हो सकता था वॉर हो जाती. तो ये जो छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती रही कोल्ड वॉर के पीरियड में, वो क्या था, ये एक तरह से अखाड़ा बन चुका था लड़ाई का कि इन क्षेत्रों के अंदर, इन पार्ट्स, वर्ल्ड के इन पार्ट्स के अंदर कभी भी वॉर हो सकती है. और इन दोनों वॉर के पीछे क्या थे, अपने अपने महाशक्तियाँ थी. दोनों, हर कंट्री के पीछे उसकी एक सुपर पावर उसके पीछे थी. A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and a global hostility. अब कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा जनहानि हुई, जाने गई, लेकिन दुनिया जो है परमाणु युद्ध से बचा रहा. अब मैंने आपको बताया था कि परमाणु युद्ध कोई भी देश करना नहीं चाहता, कोई भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना चाहता है. क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि दूसरे के पास भी न्यूक्लियर वेपन है. उसको ये मालूम है अगर कि मैं 10 न्यूक्लियर वेपन चला दूंगा और उसने एक भी न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो नुकसान मेरा भी उतना ही होगा. और हो सकता है उसका एक ही न्यूक्लियर वेपन इतना पावरफुल हो
जितने कि मेरे 10 न्यूक्लियर वेपन। तो इसलिए क्या है, हर कंट्री क्या है, न्यूक्लियर वॉर से क्या है, बचने की कोशिश करती है। तो लड़ाई तो हुई, कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर लड़ाइयाँ तो हुई, छुटपुट लड़ाइयाँ हुई, बट क्या है, दुनिया जो है न्यूक्लियर वॉर से क्या रहे, बची रही। न्यूक्लियर वॉर तक जाने की नौबत नहीं आई, अपन ने लिमिट क्रॉस नहीं कर पाई। आप ये देख लीजिए कि दोनों महाशक्तियों की ये सहनशीलता थी कि वो एक दूसरे की लिमिट क्रॉस नहीं करी, और उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया, और साथ में जो उनके साथी देश थे उन्होंने भी बहुत समझदारी से काम लिया लड़ाई को रोकने के लिए। In some cases, huge military buildups were reported. In many cases, diplomatic communications between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstanding. कई बार ऐसे मौके भी आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस यानी कि राजनीतिक संवाद जारी हुए, या राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया। कई दफ़े ऐसे मौका है कि राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया दोनों देशों के बीच। अब जब राजनीतिक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन जारी नहीं रह पाया तो उससे क्या हुआ कि गुड़िया, उससे क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच गलतफहमियां बढ़ती चली गई या गलतफहमियां बढ़ी। ये क्या लिखा हुआ आगे यार, इसके ऊपर की मैंने कुछ नहीं किया, वहीं से लिखा हुआ है क्या।